हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग टोटल 27 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। 27 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है जो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले बीपीएससी टीचर, बीपीएससी सहायक का मेंस और बीपीएससी साथ ही साथ बिहार पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए कहीं ना कहीं खास और इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और भी इसके बाद जो है करंट अफेयर्स का सीरीज आने वाला है। बहुत ही चुनिंदे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो उन जो है करंट अफेयर्स की सीरीज को भी देखना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न, वह दर जिस पर आरबीआई, कौन? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि मतलब थोड़े समय के लिए उधार देता है, क्या कहलाती है? तो आपको जवाब देना है रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या नकदी आरक्षित रेट, या कहें इसको रिवर्स रेपो दर, बैंक दर या नकदी आरक्षित दर, क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रेपो दर। वह दर मतलब रेपो दर पर ही आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को जो है अल्प अवधि के लिए उधार देता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। वर्तमान समय में रेपो दर कितना है? तो अभी भी आरबीआई जो है 6.5 मतलब 6.5% ही रेपो रेट रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहाँ के अधिवेशन में, कांग्रेस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। मतलब कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन। हम लोग जानते हैं सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वहीं पर असहयोग आंदोलन जो है की पुष्टि की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है, यहां पर मिलाने वाली प्रश्न है, दिया हुआ है कि मिलाना है आपको सूची 1 और सूची 2 से कि 101वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 103वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था और 104वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया था, क्या परिवर्तन किया गया था? तो आज हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था। तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था, मतलब वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था सन 2017 में। 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ। 102वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो 102वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था 10% का। मतलब आर्थिक रूप से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 102वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 103वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे है 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो है 545 लोकसभा में सीटों की संख्या है, 545 में से 2 सीट जो होता था आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित होता था,
मतलब 543 पर निर्वाचन होते थे और 2 सीटों पर आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इसका डी का ऑप्शन होगा ए। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों ए का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3, बी का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर कौन 102वें के तहत, तो बी का ऑप्शन नंबर होगा सही 2, और सी का क्या होगा, सी का होगा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे। अगला कहता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत या 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, मतलब ऑल ब्रिटिश जो है सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही नहीं है? तो देखिए यह जो है लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, बिल्कुल सही। जहाँ से उत्पादन होता है और जहाँ पर उपभोग होता है उन दोनों के बीच डिस्टेंस काफ़ी होने के बाद भी हम लोग को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, यह सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका उत्पादन सस्ता होता है तभी तो जो है मतलब इस ओर हमारा देश या पूरा विश्व अग्रसर है, तो ये भी सही है। इसका परिमाण मतलब होता है मात्रा, परिमाण मतलब होता है क्या? मात्रा। तो इसका परिमाण समान होता है, मात्रा, यहाँ मात्रा लिखा गया मात्रा, तो इसका परिमाण समान नहीं होता है। कहीं देखते होंगे आप सुनते होंगे कि 11,000 वोल्ट है, कहीं 440 वोल्ट है, कहीं 240 वोल्ट है ना? तो इसका परिमाण समान नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कम या जो है बेसी किया जा सकता है। तभी तो देखते हैं हम लोग जब पंखा में रेगुलेटर जो लगा होता है, जब उसको हम लोग पुल करते 1 से 2 पर ले जाते हैं तो स्पीड पंखा का बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि वोल्टता बढ़ा रहे हैं तभी पंखा का स्पीड बढ़ता है। तो ए ऑप्शन सही है, बी सही है, डी सही है और सी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की, एक मिनट, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक खरपतवार है? आपको बताना है कौन सा जो है सबसे हानिकारक खरपतवार है। तो चलिए, आइचोर्निया, पिस्टिया, सालिवनिया या एलोजोला, कौन सा जो है विश्व की सबसे हानिकारक खरपतवार है? खरपतवार मतलब हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग के उपयोग लायक नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आइचोर्निया। ए क्या है? दुनिया की सबसे खतरनाक और हानिकारक जलीय खरपतवार है। क्या है? जलीय खरपतवार है आइचोर्निया, जिसे बंगाल में सबसे ज़्यादा बंगाल में इसको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर तालाब की मात्रा ज़्यादा है। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक तालाब जरूर रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आइचोर्निया को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक। सबसे ज़्यादा आइचोर्निया जो है बंगाल में ही पाया जाता है, तो बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह जो है तालाबों, झीलों और नदियों को पाट देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और यह सुपोषण को तीव्र करता है। क्या करता है? तीव्र करता है। हालांकि इससे पौष्टिक भी मिलता है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है जलीय जीवों को नहीं मिल पाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल के आतंक के नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है? आइचोर्निया को बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में, थोड़ा सा छोटा कर लें, दिया हुआ है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए। चाहर तस्लीम और जमीन बोश है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए थे? ये थे क्या? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए थे। ये था क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से मतलब शुरू से चली आ रही सिजदा और पैबोस प्रथा। कौन सी प्रथा? सिजदा जानते हैं, जिसको बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा, पैबोस, ये दो प्रथा थी जो है सम्राटों को, मतलब मुगल दरबार के जो शासक होते उनके अभिवादन के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा का उपयोग किया जाता था। मतलब सर झुकाकर उसके पैर को चूमना होता था और लेट करके उसका अभिवादन करना होता था। तो शाहजहां को ये चीज़ पसंद आया नहीं होगा, इसी कारण से वो जो है चाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए। कौन किए? शाहजहां। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया तथा इसके स्थान पर मुगल दरबार में शासक के अभिवादन के लिए चाहर तस्लीम और जमीन बोश की प्रथा लागू किए, है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास है, बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की जो है सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। देखिए दो बार एक प्रश्न आ गया। अभी हम लोग पढ़े आइचोर्निया, है ना, जिसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है कि ये क्या अनुचुंबकत्व पदार्थ। अब अनुचुंबकत्व पदार्थ के बारे में हम लोग को जानना है कि क्या है इसके बारे में। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक से छिन्न बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, विकर्षित, और चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। क्या है सही? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। छिन्न बल मतलब चुंबक को उस ओर ले जाएं तो वो उतना आसानी से आकर्षित नहीं हो पाता है ना। तो चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व है क्या, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो कहता है कि वे पदार्थ, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा कहता है कि वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते तथा जिसकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की ओर जब चुंबक को ले जाएंगे तो वो छिन्न बल द्वारा आकर्षित होगा। जैसे एल्युमिनियम है, सोडियम है ना, सोडियम और ऑक्सीजन है, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस चुंबकीय अनुचुंबकीय के बारे में नहीं जानते हैं और लौह चुंबकीय के बारे में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हुई है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा क्या होता है? आकर्षित होता है। अगला देखेंगे, कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष? 2016 में, 2019 में, 2018 में या 2017 में? किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार जो है 21 सितंबर 2016 को, याद रखिएगा, 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के लिए मंजूरी दी। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली। और मंजूरी दी फरवरी जा करके सितंबर 2016 में इसको मंजूरी दिया गया है। कई सितंबर 2016 को, उस समय वित्त मंत्री थे कौन? अरुण जेटली। फरवरी 2016 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया है ना, और 2016 को नहीं, 2017 को संयुक्त बजट पेश किया गया। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया था। अच्छा, अलग किस नियम पर किया गया था? किस नियम के आधार पर? तो रेलवे के लिए पृथक बजट की अवधारणा जो है एक वर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में ही इसको किया गया था और अलग किया गया था। तो याद रखिएगा, 2024 में अलग किया गया, 1924 में अलग किया गया था, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसे फिर से आम बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनामुडई की, पालनी की, कार्डमम या कामेत? कौन जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कामेत। क्या होगा? कामेत। हम लोग जानते हैं चीन में है। कामेत पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेत जो है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कामेत, याद रखिएगा। और यह 7756 टोटल 7756 मीटर ऊंचा गढ़वाल हिमालय का भाग है। जबकि अन्नामुदई, पालनी और कार्डमम ये तीनों जो है तमिलनाडु में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। कामेत जबकि उत्तराखंड में है, चीन के साथ सीमा लगता है। ये जो है किस नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जिसकी ऊंचाई कितना है? 7756 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है, देखिए इसे जरूर हम लोग, जितना भी प्रश्न है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्न को हम लोग रिवीजन करेंगे। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? मतलब किसके समान जो है इसको हटाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आप ढूंढिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है ना? तो इसको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? राज्य का महाधिवक्ता के समान, भारत के महान्यायवादी के समान, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, या लोकसभा अध्यक्ष के समान? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो मेरे प्यारे साथी इसको कहते हैं क्या? CAG ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहने का मतलब हुआ CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी पदावधि जो होती है 6 वर्ष होती है और 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। 65 वर्ष बोले या 6 वर्ष, दोनों में से जो तक होती है इसका कार्यकाल। इसके पूर्व भी वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, अथवा इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया नियम के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट कहता है, कहता है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। वह गैस है कौन? तो कौन सी गैस जो है इसमें, मतलब CO2, Cl2, N2 या O2, इन सभी गैसों में से कौन सा गैस जो है COA के साथ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसको कली चूना कहते हैं, के साथ क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जरूर आप ढूंढिए, कुछ देर आपको टाइम दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। क्या? ऑप्शन नंबर A CO2। CO2 जो है CaO के साथ क्रिया कर करके CaCO3 का निर्माण करता है, जबकि NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखिएगा, CaO जो है CO2 के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके CaCO3 मतलब चूना पत्थर का निर्माण करता है, जबकि NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष
और हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष इसको कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, तो मायोपिया को ठीक किया जा सकता है किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवतल है ना। मायोपिया मतलब मायोपिया कितने वर्ड से लिखा गया? निकट। यहां देखिए निकट, मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट 3 वर्ड से लिखा गया, तो 3 वर्ड के लिए यहां 4 वर्ड वाला सही होता है। ऑप्शन याद रखिए, इस तरह से हम लोग याद करते भी थे पहले। 3 के लिए 4 सही, और दूर 2 वर्डों से, ऐसे माना दूर 2 मतलब 2.5 वर्डों से लिखा गया, लेकिन इसको 2 के लिए होता है 3, है ना, मतलब उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है, समस्या को ठीक किया जाता है दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है देवसा पास मीन्स होता है दर्रा, तो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। देवसा पास या देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय के पहाड़ों में 5360 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। पार्वती नदी राज इसी दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सा? पार्वती नदी, याद रखिएगा। चलिए, देवसा पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी, तो मंदासोर के नाम से, मलेच्छ के नाम से, पनिकर के नाम से या निषाद के नाम से? तो मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है निषाद के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 के दरोगा के मेंस में ये प्रश्न आया था कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता या परजीविता? इस सारे के बारे में आप जानते होंगे। सहोपकारिता के बारे में, सहभोजिता के बारे में, असहभोजिता और परजीविता के बारे में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर लगा देंगे। तो वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है। अधिपादप कहने का मतलब जिसमें जड़ नहीं हो, है ना, ये जानिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। अब सहभोजिता होता क्या है? तो वह क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न ही हानि होती है, सहभोजिता कहलाता है।